नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो खबर असरदार में आज फिर सबसे पहले बात दिल्ली के दंगल की। दिल्ली के दंगल में सीएम योगी ने जहां कानून व्यवस्था से लेकर यमुना की गंदगी तक आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक केजरीवाल को चैलेंज दिया है, जिस पर खुद केजरीवाल ने पलटवार भी किया है। वहीं अखिलेश ने भी सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया। दिल्ली के चुनाव में सीएम योगी की एंट्री ने सियासी पारा हाई कर दिया है। दिल्ली के चुनावी दंगल में सीएम योगी की एंट्री ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। केजरीवाल ने भी सीएम योगी के बयानों पर पलटवार किया है। सीएम योगी ने दिल्ली में अपनी पहली रैली में आम आदमी पार्टी को कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर घेरा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बांग्लादेशियों को बसा दिया। इसके बाद केजरीवाल का भी जवाब आया। केजरीवाल ने कानून व्यवस्था पर बीजेपी को ही घेर दिया। आप सब जानते हैं, दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया के आसपास सैकड़ों एकड़ लैंड उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग की है। वहां पर भी आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए पदाधिकारियों और विधायकों ने तमाम जमीनों पर बांग्लादेशियों को जबरन बसाने का काम कर दिया था कि कैसे कानून व्यवस्था को ठीक करना है। अमित शाह जी को समझाएं कि थोड़ा दिल्ली पे ध्यान दें। अमित शाह जी पूरे देश में सरकारें तोड़ने में, जोड़ने में, पार्टियां तोड़ने में, एमएलए खरीदने में लगे हुए हैं। योगी जी से मेरा निवेदन है कि अमित शाह जी को बिठा के गाइड करें कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को कैसे ठीक करें। सीएम योगी ने यमुना की सफाई का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने केजरीवाल को लगे हाथ चैलेंज दे दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ संगम में डुबकी लगाई। क्या केजरीवाल यमुना में डुबकी लगाकर दिखाएंगे? दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? सीएम योगी की इस चुनौती पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश ने पोस्ट कर लिखा है, जो लोग बाहर जाकर दूसरों को चुनौती दे रहे हैं, वो खुद क्यों नहीं अपने राज्य की यमुना में डुबकी लगा रहे हैं। सीएम योगी को लखनऊ में गोमती, कानपुर में गंगा, आगरा में यमुना नदी का पानी पीना चाहिए। जब ये नहीं कर सकते तो झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महाकुंभ पर बयानबाजी को लेकर अखिलेश और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, रोज आप सवाल उठाते, महाकुंभ को लेकर 2025 को लेकर के सवाल उठाते। आपके कार्यकाल में 2013 में मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य था। उस समय महाकुंभ हुआ था। आपने अपने चचा मोहम्मद आजम खान को महाकुंभ की बागडोर सौंपी थी। कैसी अव्यवस्था थी, मैं उसका वर्णन नहीं करना चाहता। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री परिषद वहां जाकर के संगम में डुबकी लगाएगा, उस पर आप सवाल उठाओगे तो यह बर्दाश्त नहीं हम नहीं करेंगे। वहीं जामिया नगर इलाके में अभियान चल रहा है। अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों की तलाश की जा रही है। दिल्ली पुलिस लोगों के घर पहुंचकर कागज चेक कर रही है। सबसे पहचान पत्र मांगा जा रहा है। इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेशी के खिलाफ जो ड्राइव चल रही है हमारी कंटिन्यू, पहले भी करते रहे हैं, अभी भी, और भी जैसे जैसे डायरेक्शंस आती है गवर्नमेंट की उस पर करते हैं। वो सारा हम रेगुलर वैसे भी करते रहते हैं अपने एरिया के हिसाब से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह के बेटे की पुलिस ने बाइक जब्त की है। मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन के मामले में पुलिस चेकिंग के दौरान अमानतुल्लाह के बेटे की बाइक पकड़ी गई। इस मामले में एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आप विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे की पुलिस के साथ बहस होती दिख रही है। के तहत आप मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो। ये बता, चालान करूंगा मोटर व्हीकल एक्ट, चालान के खिलाफ आप मेरे को गिरफ्तार, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जा रहे ना? नहीं जा रहे ना? ठीक है, बाइक ले जा रहा हूँ। बाइक ले तो चल। आप मेरे को पहले यहीं पे मेरे को एक रिसीविंग दो। मैं एसएचओ साहब बना ले, एसएचओ साहब बताओ तू चल लेना। मैं अपनी लाइबिलिटी, आप मेरी बोलो। हाँ, मैं बना रहा हूँ, तू लेके आप मेरे को ये बोलो। मैं अपनी लाइबिलिटी पे ये बाइक सीज कर रहा हूँ। मैं सीज कर रहा हूँ, मैं करूँगा सीज वहाँ पर। चल सीज, मैं सीज करके मैं दूंगा। अमानतुल्लाह के बेटे पर जिग-जैग ड्राइविंग और बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाने का आरोप है। पुलिस ने बाइक जब्त कर चालान भी किया।
न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और दिल्ली में जैसे जैसे मतदान के दिन नजदीक आ रहे हैं, सियासी पारा और हाई होता जा रहा है। हर रोज सियासी दल अलग अलग मुद्दों पर एक दूसरे को घेरने में लगे हैं। आरोप प्रत्यारोप, दावों वादों और चुनावी ऐलानों के बीच अब अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा पर सियासी रण छिड़ चुका है। आम आदमी पार्टी के निशाने पर सीधे केंद्र सरकार है, तो दूसरी तरफ बीजेपी सभी आरोपों को खारिज करते हुए केजरीवाल पर पलटवार करने में देरी नहीं कर रही। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं और राजनीतिक सरगर्मियां हर दिन नई ऊंचाई पर पहुंच रही हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला चर्चा का विषय बन गया है। पंजाब पुलिस के जवान जो अब तक केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात थे, उन्हें वापस बुला लिया गया है और इसी को लेकर दिल्ली में अब कमांडो युद्ध का आगाज हो गया है। इस युद्ध की शुरुआत पंजाब के डीजीपी के ऐलान से हुई। कल पंजाब के डीजी ने ऐलान किया कि जवानों को वापस बुला लिया गया है। दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक केजरीवाल की सुरक्षा से पंजाब पुलिस को हटा लिया गया है। अब इसी मुद्दे पर दिल्ली में सियासी बखेड़ा शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, तो दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक साथ इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश की जा रही है। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाके हमला करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, डंडे लेकर आते हैं, स्पिरिट के स्प्रे करते हैं, और इसमें दूसरी खिलाड़ी साजिशकर्ता है भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के अंडर आने वाली दिल्ली पुलिस। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की इस जुगलबंदी से अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने की साजिश हो रही है। हमने चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन को कि जो अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी है उसको रिस्टोर किया जाए और ताकि इसी दिल्ली पुलिस की जिसकी बागडोर जो है वो होम मिनिस्टर साहब के पास है, हमें नहीं यकीन है, इस पे हमें यकीन नहीं है। दूसरी ओर बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल चुनाव हारने के डर से ऐसे बयान दे रहे हैं। पिछले 10 साल में तो कोई टीम इनकी काम कर नहीं पाई। 10 साल में तो ये सब यही टीम थी, यही लोग थे, पर कोई प्लान दे नहीं पाए। अब क्योंकि चुनाव सिर पर है इसलिए कुछ ना कुछ कहना है, वोट बैंक की राजनीति करना है, कहना है, परंतु जो काम उनको दिए गए थे वह काम पूरे हुए। दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उससे पहले राजनीतिक दलों में दावों और वादों की जंग के साथ साथ वार पलटवार का भीषण दौर भी जारी है। मुद्दों की महाभारत में दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर भी शब्द बाण छोड़े जा रहे हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा के मुद्दे को आम आदमी पार्टी ऐसा चक्रव्यूह बनाने में लगी है जिसमें घेरकर बीजेपी के चुनावी रथ को धराशायी किया जा सके। हालांकि अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या दिल्ली विधानसभा की लड़ाई में आम आदमी पार्टी अभेद्य चक्रव्यूह का निर्माण कर पाएगी या बीजेपी हर चक्रव्यूह को भेद कर दिल्ली की सत्ता फतेह करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी की बैठक में विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। दावा किया है कि उन्हें ड्राफ्ट में प्रस्तावित बदलावों पर रिसर्च के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली चुनावों के कारण ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट को संसद में जल्दी पेश करने पर जोर दे रही है, जिसके बाद हंगामा इस कदर बढ़ा कि नौबत मार्शल तक को बुलाने की पड़ गई। आइए रिपोर्ट देखते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें जोरदार हंगामा हो गया।
असदुद्दीन ओवैसी और कल्याण बनर्जी समेत 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर बनाई गई जेपीसी की बैठक में आज फिर से हंगामा हो गया। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि विपक्ष के 10 सांसद असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, कल्याण बनर्जी समेत 10 सांसदों को आज की बैठक के लिए निलंबित कर दिया गया। बैठक के दौरान टीएमसी के कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच नोकझोंक हुई। हंगामा इतना बढ़ गया था कि मार्शल को बुलाने की नौबत आ गई। उन्होंने बात नहीं सुना तो हम लोग प्रोटेस्ट किया, स्लोगन दिया, 10 मिनट एडजर्नमेंट किया। और जब भी मीटिंग चलता है उनका फोन आता है, कोई डायरेक्शन कुछ देता है, फोन में लेता है और ऐसा कर रहे थे। उसके बाद एडजर्नमेंट के बाद हम लोग को 10% को सस्पेंड कर दिया। ऑपोजिशन का जितना मेंबर था सबको सस्पेंड कर दिया। ये जेपीसी जो है फर्स्ट है, ये जेपीसी को मकारी बना दिया। जेपीसी की बैठक के दौरान हंगामा होने पर 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबित सदस्यों में कल्याण बनर्जी, मोहम्मद जावेद, ए राजा, असदुद्दीन ओवैसी, नसीर हुसैन, मोहिबुल्लाह, मोहम्मद अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीम उल हक, इमरान मसूद शामिल हैं। बीजेपी सदस्य निशिकांत दुबे ने विपक्षी सदस्यों को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे समिति ने स्वीकार कर लिया। कश्मीर के धार्मिक प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक को बुलाने से पहले समिति के सदस्यों ने आपस में चर्चा की, जो हंगामेदार हो गई। आज तो मैं अभी कह सकता हूँ कि जेपीसी के सामने मीरवाइज और उनका पूरा डेलीगेशन वहाँ के मौलाना ये तो उन्हें पूरे भारत के संविधान के द्वारा बनाए गए पार्लियामेंट से इस जेपीसी में न केवल अपीयर हुए बल्कि इस जेपीसी में उन्होंने अपने पूरे व्यूज रखे या जिस सेक्शन पे उनको एतराज़ात थे उन्होंने उस सेक्शन पे अपनी भावनाएं रखी और बहुत से हमारे सभी सदस्यों ने सवाल किया, सांसदों ने उसको उन्होंने कहा लिख करके जवाब देंगे। तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कितनी मजबूत हो रही है और भारत का संविधान कितना मजबूत हो रहा है। विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि बीजेपी दिल्ली चुनावों को ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट को जल्द स्वीकार करने पर जोर दे रही है। मतलब ये क्या तमाशा बनाना चाहते हैं? तो तमाशा बना रहे हैं, सीरियस है ही नहीं बिल्कुल। सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से क्रश किया जाए, लेकिन दादागिरी करना चाहते हैं। ये अननेसेसरी दिखाना चाहते हैं कि हम लोग क्रश कर करके सब चीजों को बुलडोज कर सकते हैं। विपक्ष के सांसदों का आरोप है कि जेपीसी की कार्यवाही एक तमाशा बनकर रह गई है। उन्होंने प्रस्तावित संशोधनों की क्लोज बाय क्लोज के हिसाब से जांच के लिए 27 जनवरी को होने वाली बैठक को 30 जनवरी या 31 जनवरी तक के लिए टालने को कहा था। जेपीसी की बैठक 27 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। चाहे वो जो चेयरमैन की बात करेगा जगदीप पाल की, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा है, इसमें कोई भी किसी तरह का भेदभाव या मनमर्जी नहीं की जा रही है। लेकिन लगातार विपक्ष के जो सांसद थे वो हंगामा करते हुए बैठक से बाहर निकल गए, उसके चलते उनको आज भर के लिए निलंबित कर दिया गया है। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ पवन गौड़, नपकेट 3, दिल्ली। और बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर हमले की मिस्ट्री सुलझने का नाम नहीं ले रही। केस जैसे साफ होने की तरफ बढ़ता है, वैसे ही कोई ना कोई नई थ्योरी सामने आ जाती है, जिसको लेकर लोग ये कहने पर मजबूर हैं कि सैफ पर हमले का सस्पेंस अभी बाकी है, क्योंकि सैफ घर लौटकर जरूर आ गए हैं, लेकिन सवालों से टकरा गए हैं। सैफ पर सस्पेंस अभी बाकी है। सैफ लौटकर घर सवालों से टकराए। हर दिन नई थ्योरी, कब सुलझेगी मिस्ट्री। सैफ अली खान पर हमले की मिस्ट्री दिन ब दिन सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। हमले की कहानी किसी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की तरह हर दिन एक नए सस्पेंस को लेकर सामने आ रही है। पहले लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स, पुलिस और सैफ अली खान के स्टाफ के अलग अलग बयानों को लेकर सवाल उठाए गए। फिर अस्पताल से रिलीज होकर घर आने की जो तस्वीरें आईं, उसमें उनकी फास्ट रिकवरी को लेकर सवाल खड़े किए गए।
अब उनकी मेडिकल लीगल रिपोर्ट सामने आ गई है, लेकिन इसमें भी जवाब कम, सवाल ज्यादा है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सैफ अली खान को अस्पताल लेकर कौन गया, क्योंकि पहले पुलिस की तरफ से यह कहा गया कि उनका बड़ा बेटा इब्राहिम उन्हें अस्पताल लेकर गया था, लेकिन बाद में लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स और जिस ऑटो ड्राइवर ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया था, उन्होंने बताया कि सैफ अली खान अपने छोटे बेटे तैमूर के साथ अस्पताल पहुंचे थे। लेकिन अब सैफ अली खान की मेडिकल लीगल रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि सैफ अली खान को उनके दोस्त अफसर जैदी ने अस्पताल में भर्ती कराया था। दूसरा सवाल टाइमिंग को लेकर है, क्योंकि सैफ अली खान की इस मेडिकल लीगल रिपोर्ट के मुताबिक उन पर रात 2:30 बजे हमला हुआ और उन्हें 4:11 पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस तरह सैफ पर हमले से उनके अस्पताल पहुंचने तक करीब 100 मिनट लगे। सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये 100 मिनट की मिस्ट्री क्या है, क्योंकि सैफ अली खान के घर से लीलावती अस्पताल तक जाने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं। जो ऑटो ड्राइवर सैफ अली खान को अस्पताल लेकर गया था, उसने भी बताया कि वो उन्हें शॉर्टकट रास्ते से जल्द अस्पताल लेकर पहुंचा था। तीसरा सवाल सैफ अली खान को लगे जख्मों को लेकर उठाया जा रहा है, क्योंकि लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि सैफ अली खान पर चाकू से 6 वार किए गए, जबकि सैफ अली खान की इस रिपोर्ट में लिखा है कि 16 जनवरी की रात हुए हमले में उन्हें 5 जगह पर जख्म लगे। रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर पर जो 5 जख्म लगे हैं, वो पीठ में बाईं तरफ, बाईं कलाई, गर्दन के दाहिने हिस्से, दाहिने कंधे और कोहनी में बाईं तरफ हैं। पूरे मामले में डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि जैसे ही सैफ अली खान को हॉस्पिटल लाया गया था, उनका उपचार, उनका ट्रीटमेंट तुरंत शुरू कर दिया गया था, लेकिन पेपर फॉर्मेलिटी नहीं की गई थी। लेकिन प्राथमिकता यही थी कि कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आता है तो सबसे पहले उसकी जान बचाना और उसको ट्रीटमेंट देना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता रहती है। इसके अलावा सैफ अली खान पर हमले की मिस्ट्री को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं। उदाहरण के लिए शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सैफ की तुरंत रिकवरी को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने शरीफुल इस्लाम शहजाद नाम के जिस आरोपी को पकड़ा है, उसका चेहरा सीसीटीवी में दिख रहे आरोपी से नहीं मिलता। कोर्ट में सुनवाई के दौरान शरीफुल इस्लाम के वकील ने भी यही दावा किया कि सैफ के घर में सीसीटीवी में कैद आरोपी और शरीफुल इस्लाम का चेहरा बिल्कुल नहीं मिलता। मतलब साफ है कि दाल में कुछ काला जरूर है, जो अभी तक सामने नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और सैफ अली खान पर हमले के आरोपी का बांग्लादेशी निकलने को लेकर लोगों में आक्रोश है। लोग सड़कों पर उतरकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से बाहर निकालने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और इसी कड़ी में सरकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की मांग करते हुए ग्वालियर के तमाम चौक चौराहों पर लोगों ने पोस्टर बैनर लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। सैफ पर हमला, घुसपैठियों पर सवाल। घुसपैठिए भगाओ, देश को बचाओ। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में अपने नाम एनरोल करा लिए और उस फर्जी नागरिकता सूची को निरस्त कराने के लिए हमारी ये मुहिम है। हस्ताक्षर अभियान, युवाओं का आंदोलन। बुरी स्थिति है और बांग्लादेशी जिस कारण से अपने देश में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये देश के लिए बहुत बड़ा एक खतरा है और मैं मानता हूँ इस चीज को रोकना चाहिए। बीजेपी का वार, कांग्रेस का पलटवार। कि मध्य प्रदेश में भी गंभीरता पूर्वक इस पर विचार करके जो आवश्यक और उचित कदम है वो मध्य प्रदेश की सरकार उठाएगी। तो बीजेपी की गतियों करनी में अंतर है। ये कहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन रोका किसने? आप घुसपैठियों को निकालो। मुंबई में सैफ पर हमले के बाद मध्य प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर आंदोलन शुरू हो गया है। ग्वालियर में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ चौक चौराहे पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। स्कूल कॉलेज के बाहर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। युवाओं का मानना है कि घुसपैठिए देश में न सिर्फ अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि आपराधिक कारनामों से सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रहे हैं। घुसपैठियों के खिलाफ हम हस्ताक्षर करा रहे हैं
और उन हस्ताक्षरों को लेके हम राष्ट्रपति महोदया को देने वाले हैं। और बहुत अच्छा अभियान है। जनता चूँकि जागरूक है, अभी बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लगातार वो देख रही है और उसके कारण संवेदनशीलता बड़ी गहरी है कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पे देश में स्वीकार नहीं किए जाए। घुसपैठियों को लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। मंत्री गौतम टेटवाल का कहना है कि फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड बनाकर घुसपैठिए रह रहे हैं। इसकी जांच कराई जा रही है। उधर कांग्रेस का आरोप है कि 20 साल से बीजेपी की सरकार है, अब तक इनको बाहर क्यों नहीं किया गया। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि सरकार हर जगह घुसपैठियों को खदेड़ने का काम करेगी। विधानसभा ब्लॉक स्तर पर घुसपैठिए नाम बदल के, आधार कार्ड बदल के, अपना राशन कार्ड बदल के रह रहे हैं। उसकी हम जांच माननीय मुख्यमंत्री जी कराएंगे, पर नीचे के स्तर पर नगर पालिका है उसकी जांच कर रही है। धन्यवाद। और अगर कोई घुसपैठी है तो उनको निकालने के लिए मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर बांग्लादेशी घुसपैठी हैं तो निकालने के लिए किसने मना किया है? अगर उनको निकालना है तो निकालें, लेकिन वो कहते हैं, करते नहीं है। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में अंतर है। तमाम राज्यों ने अपनी अपनी तरफ से इस पर पहल शुरू कर दी है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करके जो आवश्यक और उचित कदम है वो मध्य प्रदेश की सरकार उठाएगी। एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सियासत हाई है, तो दूसरी तरफ घुसपैठियों को बाहर निकालने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। अब देखना होगा इसे लेकर सरकार की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है। ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और महाकुंभ में 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। इसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साथ ही देश भर के साधु संत शामिल होंगे। इस धर्म संसद में एक तरफ जहां सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जाएगी, तो वहीं वक्फ बोर्ड को समाप्त करने के लिए भी आवाज उठाई जाएगी। वहीं देवकीनंदन ठाकुर की सनातन बोर्ड की मांग का जहां मौलाना बरेलवी ने समर्थन किया, वहीं मौलाना रशीदी ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं और सरकार से मांग की है कि अगर धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी हो तो उस पर एक्शन लिया जाए। ये रिपोर्ट देखिए। 27 जनवरी को जो धर्म संसद होगी, सनातन बोर्ड हमको सनातनियों को लेके देना है, ये वो एकजुटता है, ये इसकी कसम है। देवकीनंदन ठाकुर ने महाकुंभ से एक बार फिर सनातन बोर्ड के गठन की मांग बुलंद कर दी है। महाकुंभ मेले में 27 जनवरी को शांति सेवा शिविर में विराट सनातन धर्म संसद होने वाली है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में होने वाली विराट सनातन धर्म संसद में सनातन बोर्ड गठन के मुद्दे पर साधु संत विचार विमर्श करेंगे। धर्म संसद में दो मुद्दों पर खास तौर पर चर्चा होनी है। पहला सनातन बोर्ड का गठन और दूसरा मुस्लिम वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए। 27 जनवरी को शंकराचार्य अखाड़ा परिषद, 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि आचार्य श्री रविंद्रपुरी जी, बालकानंद जी और अवधेशानंद गिरी जी, ज्ञानानंद जी, श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी राजेंद्र दास जी, शंकराचार्य द्वारका पीठ के शंकराचार्य और श्रृंगेरी के शंकराचार्य और भी दीदी रितंबरा और जितने भी बड़े बड़े साधु संत हैं, वो इस मंच पे आकर सनातन की सुरक्षा की बात कह रहे हैं। सनातन बोर्ड चाहिए, सनातन धर्म संसद सनातनियों की रक्षा है, आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा है और अगर हम अभी भी नहीं प्राप्त कर पाए तो हमको लगेगा ये कुंभ शून्य है हम सब के लिए। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी देवकीनंदन ठाकुर की मांग का समर्थन किया है। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए ताकि गरीबों और मजलूम हिंदुओं की मदद की जा सके। सनातन बोर्ड भी गरीब बेसहारा लोगों के लिए मददगार साबित होगा। इस तरह की जो भी धर्म संसद हो, वो धर्म संसद सनातन बोर्ड बनने के लिए हो तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसमें वक्फ बोर्ड की मुखालफत हो, उसमें मुसलमानों की मुखालफत हो, उसमें किसी तरह से हिंदू मुसलमान करने की बात हो, तो ये बिल्कुल देश को स्वीकार्य नहीं है। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और इस तरह की धर्म संसद देश में नहीं होनी चाहिए जिससे हिंदू मुसलमान नफरत फैले। महाकुंभ में जहां 27 जनवरी को धर्म संसद होने वाली है, वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी महाकुंभ पर बयानबाजी करते रहते हैं। सीएम योगी का अपनी कैबिनेट के साथ संगम स्नान पर उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी बीजेपी की तरह दिखावा नहीं करती। उनके कई नेताओं ने महाकुंभ में स्नान किया होगा, लेकिन किसी ने तस्वीर सोशल मीडिया पर नहीं डाली।
समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी और आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी महाराज के साथ कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने धर्म संसद को लेकर एकजुटता का आह्वान किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन का मुद्दा उनकी पहली प्राथमिकता है। तमाम जो संत महात्मा हैं वो धर्म संसद को लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे और इसके बाद इसका प्रारूप सरकार को भेजा जाएगा। खासतौर पर इसमें जो बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित किए जा रहे हैं उनके भी मुद्दे पर चर्चा होगी और जो यहाँ पर विदेशी घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनको भी देश से बाहर निकाले जाने पर चर्चा होगी। और ये पूरी धर्म संसद जो है कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की अगुवाई में की जाएगी। कैमरामैन हरि के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 के साथ।